नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाज़रीन, बजट जो है, बजट 2025-26 आ चुका है। उसके बारे में कोई अच्छी राय देखने या सुनने में नहीं आ रही। हुकूमत ने जो बहुत प्रोपेगेंडा किया था कि सरकारी मुलाजमीन के लिए इसमें बहुत कुछ रखा जाएगा, तो उन्होंने 10% तनख्वाह बढ़ाई और 7% पेंशन। और वज़ीर आज़म ने ये कहा कि हमने बहुत ज़्यादा यानी ये करम किया है सरकारी मुलाजमीन। और वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमने इसको मुंसलिक किया है इन्फ्लेशन के साथ, और फिर खुद ही बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो 7.5% है। तो इसका मतलब ये है कि जो पेंशन में इजाफा है वो -5% है, और जो तनख्वाहों में इजाफा है वो 2.5% हुआ। हुकूमत के खुद ही ज़िम्मेदारान के बयान करदा अदाद शुमार के मुताबिक। दूसरी तरफ जो एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम फेस कर रहे हैं और उसके असरात हमारी सनत पर, तिजारत पर, हमारी एक्सपोर्ट पर भी पड़ रहे हैं एक अरसे से, वो है बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतें। अवाम ने उसका एक हाल निकाला कि सोलर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। उससे अवाम की सरमायाकारी तो होनी शुरू हो गई, लेकिन वन टाइम खर्चा करने के बाद, सोलर निज़ाम इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको सुकून मिला। और फिर जो अजाफी यूनिट पैदा होते थे वो वापडा को चले जाते थे, उससे भी एक रिलीफ अवाम को मिला। तो वापडा ने तो ये करना शुरू कर दिया कि वो जो यूनिट थे वो लेती थी जिस रेट पर, वो 15 या 20 रुपये पर यूनिट था, और जो बेचा जाता था यूनिट वो 60-68 रुपये तक था। तो वापडा ने अब वो यूनिट जो है, जो लेगी, जो अजाफी यूनिट पैदा होंगे वो 10 रुपये, और जो वो दे रही है वो तो उसी रेट पे होंगे। और हुकूमत ने कमाल ये किया कि सोलर प्लेटों पर 18% टैक्स लगा दिया। गोया जो अवाम ने खुद अपने लिए रिलीफ पैदा किया था अपने पैसों से, उस पर भी इस बजट में टैक्स लगा दिया गया। फिर एक अरसे से जो हमारा स्टैग्नेशन चल रही थी मईशत के अंदर, सनत फल फूल नहीं रही थी, रोज़गार के मौके पैदा नहीं हो रहे थे, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, तो हमारे नौजवानों ने खुद ही अपना रोज़गार तलाश कर लिया। फ्रीलांसिंग के ज़रिए आमदनी के ज़राए रोज़गार के मौके पैदा कर लिए। हुकूमत ने उस पर भी, उस आमदनी पर भी टैक्स लगा दिया। यानी फ्रीलांसिंग के कारोबार को फैसिलिटेट करने में हुकूमत का 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं हुआ, 1 इंच की फैसिलिटेशन हुकूमत की तरफ से नहीं आई, लेकिन हुकूमत ने उस आमदनी पे टैक्स लगा दिया। गोया जो अवाम ने, जो नौजवानों ने अपने रोज़गार के खुद मौके पैदा किए, अपने लिए जो आमदनी के मौके तलाश किए, हुकूमत ने उस पर भी टैक्स का बोझ लाद दिया है। नाज़रीन, ये बड़ी सादा सी बात है कि हुकूमत फैसिलिटेशन करती है, आवाम को सहूलतें मुहैया करती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए, कारोबार करने के लिए, सनत और तिजारत करने के लिए। ऐसी कोई चीज़ हमारे हुकूमत ने नहीं दी फ्रीलांसिंग के कारोबार को
प्रमोट करने के लिए, लेकिन उस पर टैक्स लगा के उसको इस जरिए को भी, इसकी ग्रोथ को भी रोकने की कोशिश की है। समझ नहीं आती कि ये हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं और मुल्क को किस सिमत में ले जा रहे हैं। ऐसे ही मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं एक हमारे बड़े मोहतरम मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी तज़किया निगार जनाब वक़ार असलम साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं एक नौजवान तज़कियाकार जनाब राना सैफ साहब। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। वक़ार असलम साहब, बजट 2025 और 2026 पर जाने से पहले आप बताइए कि जो साल गुजरा है, माली साल जो 30 तारीख को ख़त्म हो रहा है, उसकी कारकर्दगी आपको कैसे नज़र आती है? जी पाशा साहब, बजट जो 2024 में पेश हुआ था और 2025 में हमने अहदाफ हासिल करने थे, वो हम करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, और काफ़ी ऐसी मेजर पॉइंट्स थे जहाँ पर हमारा वहाँ तक हमें मतलब कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है कि 3.7 जीडीपी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि बमुश्किल मतलब अभी भी गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं वो ये कोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2.4 तक जा पहुंची है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो ये 2.1 से भी तजावुज़ नहीं किया इसने। तो ये मतलब कि हाफ जो जीडीपी ग्रोथ है वो हम हासिल कर चुके हैं, जबकि 3.7 हम हमारे अच्छा, वैसे हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी 2 पॉइंट कुछ है। इसका मतलब है कि अमलन तो जो ग्रोथ हुई है मईशत में वो तो माइनस हुई ना। बिल्कुल ऐसे ही मईशत में तो ग्रोथ नहीं हुई। मतलब आप 17,568 अरब रुपए का बजट है, और उस बजट में से 8.2 बिलियन डॉलर जो हैं वो सिर्फ आपने जो सूद अदा करना है वो है, इंटरेस्ट रेट है उसका, और उसमें से 14.7% जो है इस दफ़ा हमने मिलिट्री 14.7% मिलिट्री बजट को एक्सपैंड किया है, जो कि अब 11.8 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जो कि करना भी चाहिए था और पिछले प्रोग्राम्स में मैं कह भी चुका हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज सामने आई ना, वो काफ़ी मायूस कुन थी। मतलब गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी नज़र आई है कोई वैसे आपको? प्रायोरिटी अपने मफाद नज़र आया ना। मतलब गवर्नमेंट ने अपनी मिनिस्टर्स की, मशीरों की तनख्वाहें, सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ाने पर जोर दिया, शर्मनाक हद तक, और उनका जवाब भी पेश किया। यानी जो रियासत की मशीनरी है उसके जो मुलाजमीन हैं, जो चलाते हैं, जो कार्य सरकार को रवा दवा रखते हैं, उनको इन्हांसमेंट देने के लिए तो मिन्नतें तरले हैं, और जो अपने लोग हैं उन्हें नवाजा गया। और वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी ख़जाना ये कहते नजर आते हैं कि 2016 में नहीं ना बढ़ाई थी, इसलिए अब इकट्ठी 500% बढ़ा दी। इनको शर्म नहीं आती कि मतलब जिस मुल्क की अवाम भूख और अफलास से मर रही हो, जो जहाँ पर हते गुर्बत से नीचे लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, 45% से ज़्यादा लोग गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं, उस मुल्क में अशराफिया जो है वो अपने मफादात का सोचती है। और सरकारी मुलाजमीन के साथ क्या किया, बुलंदोबांग दावे किए गए। जब बजट की प्रोजेक्शन हो रही थी 11 जून को, तब ये कहा गया कि बजट के अंदर जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत सी अच्छी खुशखबरियाँ शामिल हैं, और वो अच्छी खुशखबरियाँ ये थी कि 7.5% आपने उसके अंदर बढ़ाया, जो पेंशन्स के अंदर 7% बढ़ाया, जबकि इन्फ्लेशन आप कहते हैं 7.5% है। तो ये तो बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि -5% पे ले गए आप उनको, बजाय कि आप उनकी कुछ दादरसी करना चाहते। आपने सिर्फ सोचा तो अपना सोचा, और उसके बाद सबसे बड़े जो सुकम है ना इस बजट में वो ये है, और इसी वजह से सारे लोग बसरे पैकार भी हैं, कि डेवलपमेंट सेक्टर को आपने छेड़ा ही नहीं। मतलब कोई भी इकॉनमी इस तरह से स्टेबलाइज हो ही नहीं सकती। मतलब एक फरेब के अंदर रहने वाली बात है कि आप अपने अहदाफ सेट कर लें कि हम 4.7 को टच करेंगे, अभी आप 2.1 पर हैं, और 4.7 को टच करने कैसे करेंगे? या तो होना आपने कोई हाइड्रो पावर प्लांट्स पर आपने थोड़ा सा सर्फ किया, एजुकेशन का बजट आपने 0.8% इजाफा किया, जो कि मतलब इंतहाई शर्मनाक है। जिसमें एजुकेशन तो कहते हैं ना जरूरत ही नहीं है, एजुकेशन और हेल्थ तो वो कहते हैं प्रायोरिटी है ही नहीं हमारी, ये प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप
बात करने मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और पिछले साल से कई सालों से ये रोजवेल्ट होटल जो है पीआईए का उसको आप प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि $87 बिलियन का हमने इसको निकालना है, कभी आप कहते हैं कि $88 बिलियन में जाएगा। तो वो अभी तक आप एक डील नहीं फाइनल कर चुके और वो एक सफ़ेद हाथी बनकर मतलब हमारी मैशत पर बोझ बना हुआ है। और ये हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में कहीं नज़र नहीं आया कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए या मुल्क को कोई बहुत ऐसी अनोखी चीज़ उन्होंने की हो जो कि बजट को अवाम दोस्त बनाए। अवाम दुश्मन बजट में ज़रूर कहूँगा इसको। और उसकी वजह यह है कि तरक्की खुशहाली का एक भी गोल आपने सेट नहीं किया। जो आप सस्टेनेबल गोल सेट कर रहे थे ना, जो आप 2030 का एक मिशन लेकर चल रहे थे, उसका कोई एक पॉइंट भी मुझे नज़र नहीं आया। तो इस बजट का रिजेक्ट होना ही बनता था। 2023 में भी ऐसा एक बजट पेश हुआ था जिस पर पार्लियामान में बहुत सी बहस मुबाहिसे हुए थे। फ़र्क ये था कि तब से वो अपोजिशन इसके खिलाफ थी। अब तो जो आपके अलायंस पार्टीज हैं, एलाइज हैं, वो भी आपके अगेंस्ट नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि बजट में बहुत सी चीज़ें रिव्यू होंगी और एक बजट को ठीक करना होगा। जो औरंगजेब साहब मुसर हुए हैं ना कि उन्होंने जो पेश कर दिया है उसी को पास करा लेंगे, मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। जी राणा साहब। सर पहली बात ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख का वो अनोखा बजट है जिसमें ये तो कहा जाता था कि अपोजिशन तो हमेशा ही हर बजट को मुखालफत ही करती है, रिजेक्ट ही करती है। ये वो वाहिद पहला बजट है और आप ये कह लें कि एक मखलूत तो मजबूत हुकूमत, मखलूत भी, और फिर 226 मोर देन 226 सीट्स वाली हुकूमत जिसमें 85-86 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं और उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने, उनका बेसिक मोटिव्स क्या है कि आपने आपके अहदाफ तो आप पूरे नहीं कर सके, टैक्स कलेक्शन आप नहीं पूरी कर सके, जो कॉमन पब्लिक थी, कॉमन पब्लिक को रिलीफ देना, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट का बजट जो होता है उसमें जाहिर बात है उनका पॉइंट ऑफ फोकस जो होता है वो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन नहीं लेके चलना होता है। उनको भी मुलाजमीन तो एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि 35% तक हमारी रिवाइज होगी सैलरीज जो हैं, लेकिन 7% तक रिवाइज करना, और पेंशनर जिन्होंने एक लंबी उम्र जो है वो सर्व की, पूरी जवानी जो है तवानाई जो है वो, और उनको 7%। इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन में जहां पे आपकी इन्फ्लेशन मोर देन 7% है वहां पे आपने ये रेज किया। अब दूसरी बात यह कि हमारा जो वजारत खजाना है ना, हमारे सिस्टम को अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि आपका बजट या आपकी इकोनॉमी को मैक्रो लेवल पे कोई मसला नहीं है, आपकी इकोनॉमी को मसला है माइक्रो लेवल पे। आपको माइक्रो लेवल पे, और जो देखिए माइक्रो लेवल पे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो कौन बनाएगा, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा। वो कोई भी आपका टेक्नोक्रेट नहीं बना सकता, वो कोई भी आपका इंपॉर्टेंट जो है वजीर खजाना जो है वो नहीं बना सकता। आप ये देख लें कि आपका मेन क्या था, आपकी मेन आप एग्रेरियन कंट्री हैं। हमारी पूरी जो 40% जो लेबर फोर्स है पाकिस्तान की वो एग्रीकल्चर में है, और एग्रीकल्चर का 23% जो है वो जीडीपी के अंदर हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल उसकी कंट्रीब्यूशन सेक्टर, और वो फना हो गया है। सर ये देखें ना, आप ये देखें कि आप 40% की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 52% पॉपुलेशन जो वो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। इसमें आप लोग वो ठेकेदार भी शामिल कर लें, वो ब्रोकर्स जो हैं वो भी शामिल कर लें, जो आप ये कह लें कि कपास की ट्रेडिंग करते हैं, जो कि वीट की ट्रेडिंग करते हैं, वो सारे लोग। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने पहली बात तो यह है कि आपने आप ये कह लें कि फर्टिलाइजर में प्राइसेस में कितना, एक डीएपी खाद की बोरी जो है वो आप लोगों ने 16,000 तक कर दी है, और 1 एकड़ गंदम उगाने से पहले आपने डीएपी की एक बोरी 16,000 की देनी है। उसके बाद आपने जो बीज डालना है 1 एकड़ पे कम से कम 5,000 का बीज है। आपने अगर वहां पे हल चलाना है तो आपके हल जो हैं 1 एकड़ को बीजने के लिए कम से कम 8 से 10,000 रुपए आपका खर्च होता है हल पे किसी, अच्छा वो जो बीजने के लिए ना, हल चलाने के लिए डीजल आप लेंगे, जिनके ट्रैक्टर और जिनके ट्रैक्टर नहीं है, जिन्होंने रेंट पे करवाना है, उनका तो 10,000 तक क्रॉस कर जाता है। जिस वीट की सिर्फ प्रोडक्शन, उसको जमीन में बीज को ले जाने के लिए एक किसान का 25,000 रुपया खर्च हो रहा है, और उसको रेट मिल रहा है 5,000 या 7,000 100 किलो का, या मन आप बात कर ले तो 2700-2800 रुपया। और उसकी अब हुआ क्या है कि इससे हौसला शिकनी हुई है। मैं खुद शोबा ज़राअत से मेरा ताल्लुक है, जमींदार, हमारी जमींदार फैमिली है। हम यहीं से शुरू करेंगे। आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी है
कि 1 एकड़ पर जो खर्च है वो 25,000 है। वो स्टार्ट मैंने पूरे खर्च की नहीं बात की। आपकी बीज जो है गंदम का वो जमीन में बोने तक का खर्चा 1 एकड़ पे 25,000 रुपया है 1 एकड़ पे। फिर उसके बाद कम से कम जहां पे जो गर्म जो नॉर्मल मॉडरेट जमीन है वहां पे 4 पानी आपको लगाना पड़ते हैं, और नहरी इलाके जो हैं हम इस पे आते हैं। अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं। नाज़रीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। जी राणा साहब, आप बता रहे थे कि 25,000 रुपया 1 एकड़ पर बोने तक खर्चा आता है। आगे बढ़िए। देखें, उसके बाद जो आपके नहरी इलाके हैं वहां पे कम से कम आपको 2 पानी जो है वो अपनी ट्यूबवेल के जरिए लगाना पड़ते हैं, और जो नहरी इलाके नहीं है, क्योंकि इस सीजन में आपके पास जहां पे 6 माही नहर होती है वहां पे आप लोग को पानी नहीं होता, और वहां पे किसान को मिनिमम 4 पानी लगाने पड़ते हैं, और एवरेज 1 एकड़ पे 1 पानी लगाने का खर्चा जो 2500 रुपया आता है। अगर आपने 4 पानी लगाने आपका 10,000 रुपया खर्चा 1 एकड़ पे, 25,000 वो 10,000 ये 35 हो गया। उसके बाद आपने 2 यूरिया देनी ही देनी है। आपकी बब्बर शेर यूरिया दे दें, सोना यूरिया दे दें, जिसकी कीमत 7 से 8,000 है, कम से कम 15,000 आपका ये आ जाता है। उसके बाद आपने इस पे स्प्रे भी करने हैं। आपने एक जो आपकी जहां पे जड़ी बूटियां कम है वहां पे 1 स्प्रे, जहां पे जड़ी बूटियां ज्यादा होती हैं वहां पे 2 स्प्रे, और वो भी 5,000 उनकी मालियत होती है। आप 45,000 पे, यहाँ पे 55,000 पे अभी आप चले गए। और उसके बाद जब आपने इसकी हार्वेस्टिंग करवानी है, आपने कटाई करवानी है, मजदूरों से करवानी है, या आप लोगों ने दूसरा मशीन लगवानी है, आपकी कटाई 1 एकड़ जो है वो मिनिमम 8 से 10,000 रुपए। तो 1 एकड़ पे टोटल कितना खर्चा सर? टोटल आपका एवरेज 1 एकड़ को 1 एकड़ की गंदम प्रोड्यूस करने पे आपका 65 से 70,000 रुपया एवरेज खर्च। कितनी याफ्त होगी उसमें? सर उसमें 1 लाख रुपया। अब जो रेट है एवरेज जो है ना, एवरेज 1 एकड़ पे आपकी जो गंदम आप कह सकते हैं कि वो प्रोड्यूस हो रही होती है, वो आपकी मैक्सिमम 40 मन के करीब हो रही होती है। तो एवरेज, या आप एवरेज कह लें कि 40 मन, क्योंकि ज्यादातर देहातों में 100 किलो की बोरी को जो है उसको मेजरमेंट उसकी की जाती है, जिसमें आपकी ये कहते हैं कि एवरेज 15 बोरी है। तो अगर डिटेल में जाए बगैर 1 एकड़ पे 65 से 70,000 खर्च कर रहे हैं आप, और जो याफ्त है वो कितनी है आपके पास? जो टोटल आपका जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए, यानी कि किसान को 6 महीनों में 1 एकड़ पे जो प्रॉफिट आएगा वो 30,000 रुपए का 6 महीनों पे। और इसमें वो अपनी मेहनत नहीं शामिल कर रहा, जो उसने रात को पानी लगाना है, दिन को पानी लगाना है, अपना टाइम स्पेंड करना है, उसके अलावा स्प्रे अगर खुद करना है। अब अभी मैंने स्प्रे मशीन से या लेबर पे करवाने की भी बात नहीं की, अगर उसकी अपनी लेबर शामिल की जाए तो किसान को कुछ भी नहीं बच रहा इस रेट पे। अब ये किसान कंट्रीब्यूट नहीं करेगा जब आपकी, और इससे क्या हुआ कि आपकी ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है। आपने देखा है, अभी बजट में देखा है कि आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो मोर देन 22% कम हुई है, और इस 22% जहां पे आपकी कंट्रीब्यूशन 22% थी जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर की, अगर उसकी प्रोडक्शन जो है वो 20 से 22% कम हो गई तो आप कहां स्टैंड करेंगे? आप क्या करते हैं? दूसरी बात, आप अपनी, हमारे यहां सबसे बड़ा बात ये की जाती है कि इंटरनल करेंसी का तो हमें कोई मसला नहीं है, हमारे पास तो डॉलर का मसला है। अब उस डॉलर को आप कंट्रोल करने के लिए, आप फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हैं? आप सब्सिडीज देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो अपना माल बाहर एक्सपोर्ट करे। ठीक है, वो सॉरी एक्सपोर्ट करे। अब एक्सपोर्ट में उसको सब्सिडी दे रहे हैं, किसी टेक्सटाइल वाले को भी आप दे रहे हैं, एग्रीकल्चर जो बड़े बड़े आप ये कह लें कि चीनी वाले हैं उनको आप लोग दे रहे हैं। यहां पे वो जो फ्री लॉन्सर हैं जिस पे अभी आपने बात की है, टैक्स लगाया है, जहां पे आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता। अभी यूट्यूबर, मैं खुद भी यूट्यूबर, मेरा चैनल भी है, अब हमारे यहां कोई भी पेमेंट आती है हमें कम से कम अपनी टोटल पेमेंट का 35 से 38% जो है हमारा टैक्स कटता है, जो पेमेंट आ रही है, जहां पे हम लोग गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा। आप ये लगे गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि हम उस डेफिसिट को फिल कर रहे हैं। उस डेफिसिट पे भी गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगा दिए। अब ये, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहां अभी इस बात को कवर करने की कोई बंदा कोशिश नहीं कर रहा कि आपने सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ानी है और अपने एक्सपेंडिचर कम करने हैं। एक्सपेंडिचर कम नहीं कर रहा, डेफिसिट बजट जो है वो मैंने ये नहीं देखा कि 78 ईयर में आपका कभी बैलेंस बजट आ जाओ। कोई एक बैलेंस बजट का 2080 का भी कभी डिफरेंस आया हुआ आपने टैक्स, हमारी भाई इनकम टैक्स जो है वो कम कर दिया, 1% कर दिया। भाई आपने टैक्स नेट कितना बढ़ाया? टैक्स सर्कल आपके पास 22 से 25 करोड़ की आपकी आबादी है, जिसमें से आपके बकौल 37 लाख बंदा टैक्स देने वाला है। आप टैक्स नेट में क्यों नहीं लेके आते? दूसरी बात, आप छोटे लेवल पे आप लोग दिहाड़ीदार को तो आप लोग पकड़ते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है
कि सिर्फ 35 लाख टैक्स देते हैं लोग। आप ठीक है, आप देखिए 3-3.5 करोड़ बिजली के सार्फिन हैं पूरे मुल्क के अंदर, और बिजली के बिल के अंदर 13 टैक्स हैं, शामिल है, बिल्कुल शामिल है। तो वो तो हर बंदा दे रहा है, वो तो हर बंदा। एक मजदूर जो घी खरीदता है, ऑयल खरीदता है, दाल खरीदता है, साबुन खरीदता है, माचिस खरीदता है, उन सब पे वो टैक्स अदा कर रहा है, जो कि छन के हुकूमत के पास जाता है। तो अल्टीमेट जितने टैक्स हैं वो किसको पास ऑन होते हैं? वो तो फाइनल कंज्यूमर को जो अल्टीमेट कंज्यूमर है। तो इसका मतलब है ये कहना कि 35 लाख टैक्स पेयर हैं, ये बिल्कुल झूठ है। और हमारे हुक्मरान, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो ये चीज़ें करते हैं, ये बिल्कुल कौम को गुमराह कर रहे हैं। कार साहब, जैसे इन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर की तो ऐसी तैसी फिर गई है, और आपने भी कहा कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन तो अपनी जगह पर है, उसने तो मुखालफत करनी ही करनी है। जो इनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, उसने भी इस बजट को रिजेक्ट कर दिया है। वैसे तो जो पीपल्स पार्टी के अदवारे हुक्मरानी रहे हैं, वो लोग प्रो पब्लिक, प्रो एम्प्लॉई उनका स्टांस रहा है हमेशा। उस पर एक अलग प्रोग्राम भी किया जा सकता है कि उसके नुकसानात भी कई दफ़ा हुए हैं। लेकिन हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, ये क्योंकि खुद सनतकार हैं और इनके साथ जो शरीक हैं, मेजर जो लोग हैं, जो जनता के लोग हैं, तो वो खुद क्योंकि कारोबार में मसरूफ़ हैं, दूध का कारोबार हो, मुर्गी का कारोबार हो, चीनी का कारोबार हो, गंदम का कारोबार हो, सनत का हो, टेक्सटाइल का हो, कॉटन का हो, ये सारे लोग हुकूमत में शामिल हैं। तो ये वही पॉलिसियाँ बनाएंगे जो इनको फ़ायदा देती हैं कि एक चीज़ को पहले एक्सपोर्ट कर दिया जाए, उस पर सब्सिडी ले ली जाए, और उसके बाद उसी चीज़ को दोबारा इंपोर्ट करके दोबारा पैसे बनाए जाएं। तो वकार असलम साहब, ये चीज़ें अब लगता नहीं कि चल सकेंगी, क्या कहते हैं आप? जी पाशा साहब, बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है आपने कि पीपल्स पार्टी का जो बजट, आप उसकी गवर्नमेंट में 100 कीड़े निकाल लें, लेकिन उनकी जो जितने भी बजट उनके आते थे वो अवाम दोस्त हुआ करते थे। उनमें अवाम के लिए मुख्तलिफ सब्सिडीज़ मौजूद होती थीं। आपने इस दफ़ा 7% दावा ये किया कि हमने एक्सपेंडिचर जो है वो 7% कम कर दी हैं, और दूसरी तरफ आपने अपनी मराद बढ़ाने के जितने मतलब आप रास्ते निकाल सकते थे आपने वो निकाले हैं। और मेरे भाई ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि ज़राअत जो 40% कंट्रीब्यूट करता है मुल्की मईशत में, उसको आपने प्रायोरिटी के अंदर रखा ही नहीं है। कि एग्रेरियन स्टेट होने के बावजूद आपने ज़राअत पर बिल्कुल किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी। सब्सिडी इस वक्त क्यों ज़रूरी थी, उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि जितनी क्रैश क्रॉप्स हैं, जिस तरह गंदम है, चावल है, कपास है, उनके ऊपर अब जो किसान ने एक फेस किया ना सिचुएशन, जो जिस चीज़ को उसने झेला है कि 2200 रुपये मन गंदम बेचने पर वो मजबूर हुआ रहा है। गवर्नमेंट अपना हाँ मिडल मैन जो आड़ती जिसको कहते हैं वो उसका फ़ायदा उठाता रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो अपना रेट जो 5000 रुपया मुकर्रर किया था वो भी देने से कासिर रही है। तो ऐसे टाइम में किसान को एक सब्सिडी की ज़रूरत थी। आपने ये तो बुलंदोबांग बहुत दावे किए कि हमने कोई रॉ मटेरियल पर टैक्स मज़ीद नहीं बढ़ाया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने मज़ीद टैक्स नहीं आयद किया। आप पहले ही उसकी कमर तोड़ चुके हैं किसान की, आप पहले ही उसकी जो उसकी मौश है उसका सत्यानाश कर चुके हैं। उसके बावजूद अब आपको ये कहते शर्म नहीं महसूस होती कि एक किसान पर आपने मज़ीद टैक्स नहीं आयद किया। तो उसके लिए तो आपको सब्सिडी का कोई प्लान लेके आना चाहिए था। आपने 7% एक्सपेंडिचर कहा कि हमने कम किया है, कम किया है जिसमें 500% आप अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। हाक कम किया है कि जिसमें आपको अपनी मरात और अपनी माश की तो फिक्र रहती है, आपको अपने अलाउंसेस की तो फिक्र रहती है, आपको अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का तो जोश रहता है, लेकिन आवाम के लिए आपको सोचने पर ज़रा भी ख्याल नहीं आता आपके जहन में। एक इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना यही कुछ कर सकता है
और जहाँ तक मुझे याद है, शहबाज शरीफ तो सोलर के प्रो हुआ करते थे, सोलर पैनल लगाने के मतलब उन्हें वो प्रमोट कर रहे थे इस चीज़ को। लेकिन जो आपके इम्पोर्टेड वजीर ख़जाना है वो 18% उस पर टैक्स आयद कर देते हैं, जबकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आपने बताया है कि वो जिस तरह वापडा को सारिफ बिजली बेचा करता था, उसका भी मतलब पूरा सत्यानाश है कि मतलब बिल्कुल। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है पाशा साहब कि वो यूनिट वो वापडा को दे भी रहा होता है और वापडा ये मानने को तैयार नहीं होता कि सोलर के थ्रू यूनिट्स जो हैं वो उसने हासिल कर लिए हैं। तो ये भी एक शर्म का मकाम है। और मुझे लगता है कि 2023 की तरह इस बजट में भी खासी तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं और इसकी रिजेक्शन की मतलब जो वज़ीर ख़जाना बढ़ के मार रहे थे कि अगर पार्लियामेंट के ज़रिए ना हुआ तो हम एक ऑर्डिनेंस के तहत उसके तहत इसको कर लेंगे पास, तो वो उस दावे से भी हवा निकल गई। उन्हें भी डर है कि ये पास ना हो, ये पास नहीं होना, और ये इस ऑर्डिनेंस वाली उससे भी हवा निकल चुकी है। और मैं खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि ये इसमें बहुत बड़ी चेंजेस मुतवक्का हैं इस बजट के अंदर। और क्या चेंजेस आप सोचते हैं? इसके अंदर चेंजेस सबसे ज़्यादा ये हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर भी आपको स्पेंडिंग करना होगी और उसके अलावा जो मराहत है उस फैसले को भी रिवर्ट किया जाएगा। मतलब तनख्वाहें में फर्क आ रहा है कि नहीं? तनख्वाहों और पेंशन में भी आना चाहिए। जिस तरह से आप मतलब आपने इन्फ्लेशन को ले गए ना, आपके मुताबिक 7.5% है, लेकिन हकीकी तौर पे आप देखें तो 18.5% है। मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है, मतलब आप इरादो शुमार और डॉक्यूमेंट्स में जो मर्जी मतलब गोरख धंधा बना लें, लेकिन असल बात यह है कि जो इन्फ्लेशन है ना उसने पूरी मतलब सिर्फ मिडिल क्लास की नहीं, हर लोअर मिडिल क्लास से लेके मिडिल क्लास तबके तक हर किसी की कमर तोड़ के रख दी है। और आपने इशराफिया पर टैक्स नहीं लगाया, आपने फिर उस ग्रास रूट लेवल पर टैक्स लगाया जहाँ से मुल्क स्टैंड करता है। और अगर आपने इस फैसले को दुरुस्त ना किया तो ये मैशत मुझे लगता है जब अब 2.1 पे हमारी GDP गया है ना, वो दोबारा मुझे डर है हाकम बदहन वो 0.29% पर दोबारा ना पहुंच जाए जो शहबाज शरीफ के दौर में पहुंच गई थी पहले। जी राना साहब। सर पहली बात ये है कि हमारा अब ये जो बजट है ना, जिस तरह बात किया ना, अब देखें कि वज़ीर ख़जाना साहब की मंतक चेक करें कि जिसने पूरे मुल्क का बजट और जिसने पूरे मुल्क के अखराजात और रेवेन्यू का अंदाज़ा लगाना है, वो बात ये कर रहा है एक रिप्रेजेंटेटिव हो के एक पार्लियामेंट की मौजूदगी में कि अगर पार्लियामेंट ने पास ना किया तो हम लोग एक ऑर्डिनेंस के जरिए पास करवा लेंगे। अब फिर ऑर्डिनेंस किसने देना है? वो प्रेसिडेंट ने देना है। और उसी प्रेसिडेंट की पार्टी कह रही है कि वी आर नॉट सपोर्टिंग योर बजट। और जब वो नहीं सपोर्ट कर रही, पीपल्स पार्टी नहीं सपोर्ट कर रही, MQM नहीं सपोर्ट कर रही, तो फिर कौन इस बजट को बनाने वाला है? फिर तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये इट इज नॉट द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बजट, इट इज मेड बाय द IMF। तो आपकी बात बड़ी होती है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो इस बात का खुलेआम इजहार भी कर दिया है। हाँ, वो उन्होंने किया, कर रहे हैं, उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया है। और एक मीटिंग के अंदर अहसन इकबाल साहब ने बड़ा प्रोटेस्ट किया इस बात पे कि जनाब वही जिसका जिक्र आप कर रहे हैं डेवलपमेंट बजट का, तो उनका तो पूरा फोकस ही जो है वो डेवलपमेंट, मतलब वो जो 2030 का मिशन था वो तो बढ़ गया ना आपके इस बजट के साथ। हाँ, जो वो 2030 वो अक्सर कहा करते हैं 2030 में पाकिस्तान एशियन टाइगर जो है, इकोनॉमिक एशियन टाइगर जो है वो बन जाएगा। पर अगर 2030 को उनका फार्मूला जो है वो 25-26 पे डेवलपमेंट होनी ही नहीं है। और एहसन इकबाल साहब को जो है ना, उनको तो एक ही बात याद होती है, वो है CPEC। उन्होंने जब भी बात करनी है CPEC को ये हो गया, CPEC को ये हो गया, और अभी तक उनका CPEC जो है वो किसी मंतिकी अंजाम तक भी नहीं पहुंचा कि उस CPEC से कुछ जनरेशन हो। हम लोग वहां पे CPEC पे लगाई तो जा रहे हैं, बजट चाइना से भी लेके लगाई जा रहे हैं, अपना भी लगाई जा रहे हैं, सिक्योरिटी भी हम दे रहे हैं, हम लोग जाने भी कुर्बान कर रहे हैं, हमारी फोर्सेज कुर्बान कर रही हैं, प्राइवेट आप ये कह लें कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो, लेकिन उसे अभी CPEC ने हमें दिया अभी तक कुछ नहीं। एक चीज CPEC के जरिए चाइना और पाकिस्तान की जो टाइज हैं, हाँ, जो मोहब्बतें और कुर्बतें हैं, जो पहले हिमालय से ऊंची हाँ, और शहर से मीठी थी, वो ऑन ग्राउंड इतनी करीब हो गई हैं कि हमने 10 मई को हिंदुस्तान को धूल नहीं गोबर चिटा दिया। हाँ, ये है। तो ये एक मैं समझता हूँ ये बेनिफिट हुआ।
ये एक बहुत बड़ा हाँ, बेनिफिट बिल्कुल, है ये है, कि ये है। और फिर 2019 जो वो दूसरा जो 2019 में जो हुआ था पुलवामा अटैक, पुलवामा, उसमें भी जो चाइना की सर्वेलेंस थी जो पाकिस्तान को मिली, उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। तो ये सी पैक तो पाकिस्तान और चीन की जो टाइज हैं उसको मजबूत और स्टील, हाँ, इसने तो स्ट्रेंथन किया है, बिल्कुल। किया है। अब ये देखें ना, ये तो हमारा 1963 से था, जब हमने उनके साथ बॉर्डर एग्रीमेंट कर लिया, तब से चाइना जो है, और चाइना देखें वो, हाँ, चाइना एक, आप ये कह लें कि एक लॉयल फ्रेंड है पाकिस्तान के साथ, वो चलने वाला। और आप ये देखें कि इस वक्त जो 2019 में जो पाकिस्तान ने करके दिखाया, फिर 2025 में जो करके दिखाया, वो चाइना जिस पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था, और उन्होंने अपने, आप ये कह लें कि वॉरफेयर और अपने जो वेपन्स थे, पहली दफा जो है वो मार्केट में उतारे हैं और पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।